अंजलि कुबड़ी है, इसीलिए सभी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। गांव की औरतें भी अंजलि को उल्टी सीधी बातें सुनाती हैं। अंजलि, तेरी शादी कब होगी? 25 साल की हो गई है तू। अरे ये सब क्या बकबक कर रही हो? अंजलि हम जैसी थोड़ी है, वो तो कुबड़ी है कुबड़ी, उससे कौन शादी करेगा? ये बात तो तुमने सही कही, कुबड़ी की शादी तो कभी नहीं हो सकती। अंजलि को ये सब सुनकर बुरा लगता है। अंजलि कुबड़ लेकर ही पैदा हुई थी। पैदा होने के बाद उसके पिता ने उसकी माँ से कहा था, ये किसे जन्म दे दिया तूने? ये तो कुबड़ी है कुबड़ी, ये मेरी बेटी नहीं है। अंजलि के पिता ने उससे मुंह फेर लिया। इसी वजह से अंजलि को कभी पिता का प्यार भी नहीं मिला। अंजलि की माँ भी कुछ साल बाद ही चल बसी, इसलिए अंजलि को कभी किसी से थोड़ा सा भी प्यार नहीं मिला। मेरे साथ बचपन से ऐसा हो रहा है, पता नहीं मुझे प्यार कब मिलेगा। मुझ जैसी कुबड़ी लड़की से कौन प्यार करेगा? अंजलि की माँ नहीं थी, इसलिए उसे ही घर का खाना बनाना पड़ता था। इसकी वजह से वो खाना बनाने में माहिर हो गई थी, और चाय तो वो इतनी अच्छी बनाती थी कि कोई भी पीकर खुश हो जाता था। आसपास के लोग अंजलि के पिता से कहते थे, भाई साहब, आपकी बेटी क्या चाय बनाती है, पीकर मजा आ जाता है कसम से। आहा, चाय से क्या होगा, कोई शादी थोड़ी करेगा अंजलि से, वो तो मेरे सर का बोझ है, बोझ। अंजलि ये सब सुनती थी और वो रोने बैठ जाती थी। आखिर मेरा जन्म ही क्यों हुआ है इस दुनिया में? हे भगवान, मुझे उठा लो, मुझे अपने पास बुला लो भगवान। लेकिन भगवान का प्लान शायद कुछ और था, और एक दिन अचानक से उसके लिए एक रिश्ता आया। पास में रहने वाली मंजू चाची के इकलौते भाई बिरजू का रिश्ता लेकर मंजू चाची खुद आई अंजलि के पिता के पास। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इसी चिंता में था। लेकिन अपनी बेटी से पूछ लीजिए भाई साहब, उसे बिरजू पसंद है या नहीं? अरे उससे पूछना क्या है, उसकी शादी हो रही है, यही बहुत है। अंजलि खुश तो हुई, लेकिन उसके मन में डाउट भी होने लगा। भला अचानक से ये मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि ने पता लगाया तो पता चला कि बिरजू एक नंबर का बदमाश और नशेड़ी है। ये बिरजू की पहली शादी नहीं है। इससे पहले बिरजू 2 शादियां कर चुका है, और दोनों बीवियों को उसने शादी के 1 साल बाद मार डाला था। असल में यही बिरजू और मंजू का प्लान है। बिरजू, दहेज का पैसा तू और मैं आपस में बांट लेंगे। हाँ दीदी, और 1 साल बाद उसका काम तमाम कर देंगे, और उसके बाद नई शादी, नया दहेज। अंजलि को जब ये पता चला तब अंजलि ने इसके बारे में अपने पिता को बताया। उसके पिता ने कहा, मुश्किल से एक रिश्ता आया है तेरे लिए, शादी के बाद कुछ भी हो उससे मुझे क्या, मुझे तो बस तुझे विदा करना है। अंजलि समझ गई कि उसके पिता उसके साथ नहीं है। 1 महीने बाद बिरजू के साथ अंजलि की शादी हो गई। शादी में उसके पिता ने बिरजू को बहुत सारा कैश और एक गाय दहेज में दी। इस गाय को लेकर मैं क्या करूं, इसे मैं बेच दूंगा। नहीं मत बेचिए, मैं इसे खिलाऊंगी, मैं इसका दूध बेचूंगी, इससे पैसे आएंगे। पैसे की बात सुनकर बिरजू गाय को रखने के लिए राजी हो गया। उधर अंजलि के पिता निश्चिंत हुए। अंजलि उस गाय की सेवा करने लगी। हे गौ माता, खाना खा लीजिए, पेट भर के खाना। हाँ, इस तरह उस गाय के साथ अंजलि के अच्छे संबंध बन गए। लेकिन आसपास के लोग अंजलि को कुबड़ी बहू कहकर बुलाने लगे। गांव के बच्चे अंजलि को देखते ही पत्थर फेंकने लगे। अरे वो देखो, अजीब इंसान जा रही है। तूने किसी भी इंसान का कुबड़ देखा है क्या? ये तो जानवर है, जानवर, इसे भगा दे। ये बोलकर सारे बच्चे पत्थर मारते रहे। पत्थर लगकर अंजलि के सिर से खून निकलने लगा। लेकिन अंजलि बेचारी क्या ही करेगी, उसे ये सब सहना ही होगा। बिरजू हर रात नशे में धुत होकर घर लौटने लगा और अंजलि को मारने लगा। एक दिन बिरजू उसकी नई गर्लफ्रेंड सीमा को घर ले आया और अंजलि से बोला, अंजलि, आज तू कमरे के अंदर नहीं सो सकती, बाहर जा। लेकिन बाहर मैं कहाँ रहूंगी, थोड़ा तो रहम कीजिए मुझ पर। क्यों, तेरी प्यारी गाय है ना, तो उसके पास जाके सो जा। बिरजू ने दरवाजा बंद कर दिया। अंजलि गाय के पास जाकर सो गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? आखिर इस जिंदगी से मुझे मुक्ति कब मिलेगी? इस तरह 1 साल बीत गया और बिरजू ने अपनी गर्लफ्रेंड सीमा के साथ मिलकर अंजलि को मारने का प्लान बनाया। लेकिन अंजलि को तो ये सब पहले से ही पता था कि बिरजू 1 साल बाद उसे मारने वाला है। इसीलिए एक रात को अंजलि उस गाय को लेकर भाग गई। हे गौ माता, मेरे साथ चलिए, हम यहाँ नहीं रह सकते।
बिरजू ने सुबह उठकर देखा कि अंजलि गायब है। उसने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, वो अपने आप चली गई। अब मैं आराम से दूसरी शादी कर सकता हूँ। उधर अंजलि भागती हुई शहर पहुंच गई। उसे बहुत भूख लगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अंजलि सोचने लगी कि उसे अब आगे क्या करना है। उस तरफ गांव में अंजलि के पिता को घर छोड़ना पड़ा। मंजू चाची ने उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें गांव से भगा दिया और उनका घर हड़प लिया। अंजलि और अंजलि के पिता लोगों की दर दर भटकने लगे। खाना, मुझे खाना दोगे बेटा, थोड़ा सा खाना। ऐसे ही उनके दिन बीतते रहे और उस तरफ शहर में अंजलि के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस गाय से दूध निकाला और रास्ते में खड़ी होकर चाय बनाने लगी। उसके पास सोने के छोटे छोटे झुमके थे। उसे बेचकर उसने गैस खरीद लिया और आसपास के लोग अंजलि की बनी हुई चाय पीकर मुग्ध हो गए। अरे वाह, ये चाय तो मस्त है, मैं अब से यहाँ ही चाय पीने आऊंगा। इस तरह अंजलि ने एक दुकान खोल ली और वो कुबड़ी बहू की चाय के नाम से फेमस हो गई। चाय बेचकर वो बहुत सारा पैसा कमाने लगी। एक दिन अंजलि ने सोचा, अब मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, एक बार गांव जाकर पिताजी को दिखाती हूँ। वो गांव आई तो उसने देखा कि उसके पिता के घर में मंजू चाची, बिरजू और सीमा बैठे हुए हैं। अरे ये क्या, मेरे पिताजी कहाँ हैं? इधर उधर बहुत ढूंढने के बाद एक शमशान के पास अंजलि को उसके पिता पड़े हुए मिले। अंजलि को देखकर वो रो पड़े। अंजलि बेटी, तू आई है मुझे बचाने, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। ये सब मत कहिए पिताजी, अब मैं आ गई हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अंजलि के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसने तीनों पर केस कर दिया और वो केस जीत गई। तीनों को घर छोड़ना पड़ा, ऊपर से उनको जेल भी हो गई। अंजलि को उसके पिता मिल गए और घर भी वापस मिल गया। अंजलि शहर में चाय की दुकान चलाती रही और उस गाय की रोज पूजा करती रही। आज मुझे जो कुछ भी मिला है सब आपकी ही वजह से मिला है। हे गौ माता, मेरा प्रणाम लीजिए। अंजलि ने ऑपरेशन करवाकर अपना कुबड़ ठीक करवा लिया। इसके बाद किसी ने उसे कुबड़ी बोलकर नहीं चढ़ाया। वो कहते हैं ना, पैसा आने पर सब कुछ बदल जाता है। अंजलि के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे लोगों से इज्जत मिलने लगी और उसने खुशी खुशी जीवन बिता दिया। किसी गांव में सुलेखा नाम की एक आलसी औरत रहती थी। किसी भी काम को करना हो तो वो बस आलस में चूर होकर मना कर देती थी। एक दिन, क्या बात है सुलेखा, पिछले 3 दिन से तुम सुबह दोपहर शाम चावल ही बना रही हो, रोटी तुमने एक बार भी नहीं बनाई? कुछ तो बना दिया ना, मेरे बस में हो तो कोई काम ना करूं। सारा दिन थक जाती हूँ और रोटी कैसे बनेगी? गेहूं ऐसे ही पड़ा है, उसे कोई साफ करे तो मैं उसे पीस कर आटा बनाऊं। तुम्हारे पास तो फुर्सत है नहीं, सारा दिन मैं खुद ही घर में अकेली लगी रहती हूँ। क्या तुमने अभी तक आटा नहीं पीसा? मुझे ही ये काम करना होगा। अच्छा जाओ, जरा एक गिलास सत्तू ही बनाकर पिला दो, खेत पर बहुत गर्मी थी, मारे गर्मी के पसीने बह रहे हैं। अच्छा, गर्मी सिर्फ तुम्हें ही लगती है, मुझे तो लगती नहीं है। मैं भी अभी रसोई में दाल भात बनाकर आई हूँ, अभी बैठी हूँ, बिल्कुल अभी आकर, समझे? एक पल भी नहीं हुआ है और तुम आते से मेरे ऊपर हुक्म चलाना शुरू हो गए। जाओ, जाकर खुद बना लो सत्तू, और हाँ, एक गिलास मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। यह कैसी आलसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई है, जब भी कोई काम कहो साफ मना कर देती है। मुझे सब सुनाई दे रहा है जो तुम बोल रहे हो। अब रात का भोजन तुम तैयार करोगे, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी। सारा दिन उठ बैठ इधर उधर, मेरे पांव दर्द हो रहे हैं। और हाँ, थोड़ी धनिया की चटनी भी बना लेना, वो धनिया टोकरी में रखा हुआ है। ये चटनी तो मैंने कल तुम्हें बनाने को बोली थी, खेत से ताजा धनिया तोड़ कर लाया था, तुमने चटनी भी नहीं बनाई। धनिया साफ कौन करके देता? मेरे पास इतना समय नहीं कि धनिया साफ करूं और फिर उसकी चटनी पीसूं। मुझे और भी काम होते हैं, और वैसे भी मैं थक गई हूं। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें धनिया साफ करके दे दूं। मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मैं नहीं हिलूंगी। एक दिन, सुलेखा, मैंने गेहूं पीस दिया है, आटा तैयार कर दिया है, अब तो रोटियां बना देना। रोजाना चावल खा खाकर मेरे पेट में दर्द रहने लगा है। अब ये मत सोचना रोटियां भी मैं ही बना दूं। 2 दिन चावल क्या खा लिए? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैंने भी तो वही खाए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रोजाना खाना तुम ही बनाते हो। मैं अभी कुछ देर सुस्ताने जा रही हूँ, जब थकान दूर होगी बना दूंगी रोटी।
चावल जल्दी बन जाते हैं, रोटी बनाने में आलस आता है। सुलेखा की आलसी आदत पता नहीं कब सुधरेगी। एक गिलास पानी पिलाने में भी आलस आता है इसे। मोहन सुलेखा की आलसी आदतों से बहुत परेशान रहता था। सारा दिन चलते चलते मेरे तो पांव दुख जाते हैं। अभी तैयार होकर आ जाएंगे। सुलेखा, चाय बनी नहीं क्या? सुलेखा, मेरी चाय बना दी हो तो ले आओ। मैं चूल्हे से उठकर नहीं आने वाली, यहीं आकर ले लो। अब मैं कोई जादू से अपने हाथ लंबे तो नहीं कर लूंगी जो यहीं बैठे बैठे सारा काम कर लूं। अभी चाय मांग रहे हो, फिर कोई और काम आ जाएगा। तुम्हें तो लगता है जैसे इधर उधर चलते फिरते मैं थकती ही नहीं हूं। सुलेखा, एक प्याली चाय देने तुमसे नहीं उठा जाता। तुमने तो हद कर दी है। मोहन काम पर जाने लगता है। बेटा, अम्मा को कोई भिक्षा देगा, बहुत भूख लगी है। रुको अम्मा, मैं अभी अपनी पत्नी को आवाज लगाता हूँ। सुलेखा, बाहर इन अम्मा को जरा कुछ खाने को दे जाओ, मैं खेत पर निकल रहा हूँ। 2 मिनट तसल्ली से नहीं बैठ सकती, फिर उठा दिया। क्या हुआ बेटी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अगर रोटी नहीं है तो मत दो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। रोटी तो ले लो, अब मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ। सारा दिन बार बार उठकर इधर उधर भागा दौड़ी करके काम करने से परेशान हूँ। कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि मैं एक जगह पर बैठ कर ही सारे काम एक साथ कर लूं, तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। मेरे इतने लंबे हाथ तो है नहीं कि मैं एक साथ सारा काम कर लूं। छोटे छोटे 2 हाथ हैं। आप ही बताओ कितना काम कर लूंगी? अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं तो तुम खुश रहोगी, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा। अगर मेरे हाथ लंबे हो गए तो मैं तो कोई भी काम बैठे बैठे चुटकियों में कर लूंगी। ठीक है, फिर आज से तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं। देखते ही देखते सुलेखा के दोनों हाथ लंबे हो गए और वो खुशी खुशी घर के भीतर आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इन हाथों के इस्तेमाल से बैठे बैठे घर के सारे काम कर लूंगी। अरे, आप आ गए, ये देखो। ये कैसे हुआ सुलेखा? तुम्हारे हाथ तो कितने लंबे हो गए। ये सब उस बूढ़ी माँ ने किया है। सुलेखा मोहन को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मोहन भी हैरान रह जाता है। अब तो सुलेखा घर के सारे काम अपने लंबे हाथों से बैठे बैठे ही कर लिया करती थी और अब मोहन भी उसे कुछ नहीं कहता था। गांव के सब लोगों को पता था कि सुलेखा के हाथ लंबे हैं। गांव के सब लोग सुलेखा को लंबे हाथ वाली बहू कहते थे। एक दिन, क्या हुआ, ये दाई माँ क्यों आई थी सुलेखा? क्यों आई थी? इसलिए आई थी कि क्या सचमुच जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? हाँ जी, हम दोनों माँ बापू बनने वाले हैं। अब से तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करना। आप फिक्र क्यों करते हो जी? मेरे ये लंबे हाथ किस दिन काम आएंगे? इनकी सहायता से मैं तो बैठे बैठे सारे काम कर लिया करूंगी। और फिर सुलेखा अपने लंबे हाथों के इस्तेमाल से सारा काम आराम से कर लेती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और 9 माह के पश्चात सुलेखा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सुलेखा, ये देखो, ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। रहने दो जी, इसकी आंखें मेरे ऊपर ही होंगी। लाओ मेरी गोदी में दो इसे, मैं देखकर बताती हूँ। ये लो पकड़ो। ये तो मुझसे बहुत दूर है, मैं इसे अपने कलेजे से कैसे लगाऊंगी जी? ये तो मेरी गोदी में भी नहीं आ पाएगा। अब मैं क्या करूँ? इन लंबे हाथों के कारण मैं अपने बच्चे से दूर हूँ। मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। सुनो जी, मुझे अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करना है। सुलेखा फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ सुलेखा, तुमने खुद ही तो ये इच्छा मांगी थी, अब क्या हो सकता है? हे भगवान, मैं अपना फायदा देखने निकली थी, मैंने सही गलत के बारे में नहीं सोचा। अरे, तुम तो आज भी दुखी हो। मैंने सोचा इधर से गुजरते हुए तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। लंबे हाथ मिलने की वजह से अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी, पर तुम रो क्यों रही हो? अम्मा जी, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को मैं अपनी गोद में नहीं खिला सकती, अपने कलेजे से नहीं लगा सकती। मैं इन लंबे हाथों का क्या करूंगी? आप कृपा करके मेरे हाथ पहले जैसे कर दो, ताकि मैं अपने बच्चे को माँ की गोद दे सकूं।
ईश्वर ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, हमें उसी में खुशियां ढूंढनी चाहिए। तुमने बिना सोचे समझे लंबे हाथ मांग लिए और अपना फायदा देखा, पर नुकसान नहीं सोचा। हमें किसी भी बात के फायदे और नुकसान दोनों पहलू सोचने चाहिए। अब रोना बंद करो, देखो तुम्हारे हाथ पहले की भांति हो गए हैं। शुक्रिया अम्मा, अब मैं अपने बच्चे को गोद में खिला सकती हूँ। सुनो जी, मेरे हाथ ठीक हो गए, मेरे बच्चे को मेरी गोद में दो। सुलेखा के हाथ पहले जैसे हो गए और बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो गई। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि हर बात के दो पहलू होते हैं। यदि फायदा होता है तो नुकसान भी होता ही है। इसीलिए हमें जीवन में सदैव सोच समझकर ही निर्णय लेने चाहिए।